10वीं फेल, एक 10वीं की होकर तुम मेरी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मांगने आई हो? अगर मैंने 3 महीने में आपकी डूबती हुई कंपनी का नक्शा नहीं बदल दिया तो आप मुझे जेल भिजवा देना। क्या एक अनपढ़ लड़की सूट बूट वाले मैनेजर्स को उनकी असली औकात दिखा सकती है? यह कहानी है मीरा की, जो सिर्फ 10वीं फेल है और अपनी माँ के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। लेकिन जब उसकी बीमार माँ की जान पर बन आती है तो वह शहर के सबसे बड़े और मगरूर उद्योगपति विक्रमादित्य चौहान को सीधा चैलेंज कर देती है। आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं पीटी साहब का हिंजेवाड़ी इलाका, जहां आसमान को छूती कांच और स्टील की पुणे शानदार इमारतें शहर की तेज रफ्तार और तरक्की का आईना थी। उन्हीं आलीशान इमारतों के बीच सीना ताने खड़ा था चौहान टावर्स, जो देश की सबसे पुरानी और बड़ी उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनी चौहान ग्रुप का मुख्य ऑफिस था। यह कंपनी नमक से लेकर चाय पत्ती, मसालों और लगभग हर घर में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें बनाती थी। और इस बड़े साम्राज्य के मालिक थे 62 वर्षीय उद्योगपति विक्रमादित्य चौहान, जिन्होंने अपने पिता के एक बहुत ही छोटे से कारोबार को अपनी कड़ी मेहनत, दिन रात के पसीने और तेज दिमाग से एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया था। विक्रमादित्य चौहान के लिए बिजनेस करना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक इबादत था, और उस इबादत के कुछ बहुत ही सख्त नियम थे जिनमें अनुशासन सबसे ऊपर था। उनकी कंपनी में चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक हर किसी को उसकी बड़ी डिग्री और तजुर्बे के आधार पर ही चुना जाता था। उनके लिए किसी भी इंसान की असली कीमत और उसकी हैसियत उसकी फाइल में लगे चमकदार सर्टिफिकेट से तय होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से इस मजबूत साम्राज्य की नींव में गहरी दरारें आ चुकी थी। कंपनी के जो प्रोडक्ट कभी हर घर की शान होते थे, वो अब बाजार में टिक नहीं पा रहे थे। मुनाफा लगातार तेजी से घट रहा था और कर्मचारी भी अपनी आंखों की चमक खो चुके थे। बोर्ड रूम की लंबी और थकाऊ मीटिंग्स में महंगे विदेशी सूट पहने मैनेजर अपने लैपटॉप पर रंग बिरंगे प्रेजेंटेशन बनाते थे। वो बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी में बात करते थे और हर समस्या का एक बहुत ही सतही और किताबी समाधान देकर निकल जाते थे। लेकिन उन वातानुकूलित कमरों में बैठे किसी भी शख्स को फैक्ट्री और असली बाजार की हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था। विक्रमादित्य चौहान यह सब रोज देखकर अंदर ही अंदर थक चुके थे। उन्हें अपनी कंपनी में वो पुराना जोश और वो पुरानी आग कहीं नजर नहीं आती थी जिसे उन्होंने और उनके पिता ने मिलकर कभी बहुत ही शिद्दत से जगाया था। इसी शहर के दूसरे छोर पर पुराने पुणे के एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार की 23 वर्षीय बेटी थी मीरा, जिसके नाम के आगे 10वीं फेल का एक बहुत ही गहरा ठप्पा लगा हुआ था। मीरा हमेशा एक बहुत ही सादे लिबास में रहती थी। वह पढ़ाई लिखाई में कभी बहुत अच्छी नहीं रही। उसे किताबों के रटे रटाए आंकड़े, मुश्किल तारीखें और लंबे फार्मूले याद करना कभी नहीं भैया। लेकिन उसकी आंखें किसी आसमान में उड़ती चील की तरह बहुत तेज थी और उसका दिमाग किसी बिना रुके चलने वाली मशीन की तरह चलता था। वह दुनिया की चीजों को वैसे नहीं देखती थी जैसी वो आम लोगों को दिखती थी, बल्कि वह उन्हें वैसे देखती थी जैसी वो बेहतर हो सकती थी। उसके पिता का कई साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो चुका था और अब घर की सारी भारी जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी माँ और उसके कमजोर कंधों पर थी। उसकी माँ चौहान टावर्स से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की दुकान चलाती थी और मीरा दिन भर उस चाय की दुकान पर अपनी माँ का हाथ बंटाती थी। सुबह से लेकर शाम तक चाय बनाने और लोगों के जूठे कप धोने के बीच उसका ध्यान अक्सर बगल में बने चौहान ग्रुप की उस बड़ी फैक्ट्री पर रहता था। वहां से सुबह शाम निकलते भारी भरकम ट्रक और गेट पर कई कई घंटों तक खड़े परेशान ड्राइवर, सब कुछ उसकी नजर में रहता था। उदास और थके हुए चेहरे लिए फैक्ट्री के मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड की रोजमर्रा की लापरवाही और कंपनी के सूट वाले मैनेजरों का घमंडी रवैया, सब कुछ उसकी तेज नजर में हमेशा कैद हो जाता था। उसे उस बड़ी फैक्ट्री की छोटी बड़ी गड़बड़ियां बाहर से ही इतनी साफ दिखती थी जितनी अंदर बैठे उन पढ़े लिखे मैनेजरों को भी कभी नहीं दिखी। मीरा की माँ की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब चल रही थी और एक मनहूस दिन अचानक उन्हें सीने में बहुत ही तेज दर्द उठा। वह दर्द इतना भयंकर था कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब आसपास के लोगों की मदद से मीरा उन्हें पास के एक बड़े अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनके दिल का बहुत ही जल्द एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया कि उस ऑपरेशन और आगे की दवाइयों का पूरा खर्च कई लाखों रुपए होगा। यह भारी रकम सुनकर मीरा के पैरों तले की जमीन पूरी तरह खिसक गई। उस छोटी सी चाय की दुकान से उनके घर की 2 वक्त की सूखी रोटी तो किसी तरह चल सकती थी, लेकिन इतना बड़ा
और भारी खर्च उठाना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। उस रात मीरा ने अपने छोटे से कमरे में करवटें बदल बदल कर अपनी सारी नींद खो दी। वह अपनी जान से प्यारी माँ को खोने का बुरा ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती थी। उसे हर हाल में पैसे चाहिए थे। तभी अंधेरे कमरे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक बहुत ही पागलपन भरा ख्याल आया। उसने तय किया कि वह खुद सीधे उस बड़ी कंपनी के मालिक विक्रमादित्य चौहान से मिलेगी और उनसे अपने लिए मदद मांगेगी। लेकिन यह मदद कोई भीख मांगकर नहीं बल्कि उन्हें अपनी असली काबिलियत दिखाकर ली जाएगी। उसने अपने दिल में यह पक्का ठान लिया कि अगर उसे अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को बचाना है तो उसे दुनिया का यह सबसे बड़ा जोखिम उठाना ही होगा। अगली सुबह मीरा ने अपना वही पुराना सादा लिबास पहना और सीधे चौहान टावर्स के उस ऊंचे और चमचमाते गेट पर जा पहुंची। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उससे भी बड़ा एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास था। बाहर खड़े वर्दी वाले सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब नजर से देखा और जोर से हंसकर बोला, "ऐ लड़की, क्यों आई हो यहाँ?" मीरा ने कहा, "मुझे विक्रमादित्य साहब से मिलना है।" गार्ड और जोर से हंसा और बोला, "पागल हो क्या तुम? तुम्हें मालूम भी है वो कौन है? उनके पास मिलने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों और सेठों का अपॉइंटमेंट होता है। ऐसे सड़क से उठकर कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है क्या? चल भाग यहाँ से।" मीरा ने बहुत ही शांत लेकिन पक्के स्वर में कहा, "मुझे उनसे मिलना ही है।" गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए फिर पूछा, "तो दिखा, तेरा अपॉइंटमेंट कहाँ है?" जब मीरा ने ना में अपना सिर हिलाया तो गार्ड ने उसे जोर से डपटते हुए कहा, "तो जा यहाँ से मेरा और अपना टाइम खराब मत कर।" गार्ड ने उसे धकेलकर बाहर करने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वह चुपचाप गेट के पास एक किनारे में जाकर धूप में खड़ी हो गई और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं खड़ी रही। शाम ढल गई लेकिन वह नहीं गई। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से उसी गेट पर उसी जगह आकर खड़ी हो गई। उसके अगले दिन भी उसका वही रूटीन रहा। ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। पुणे की तेज धूप हो या अचानक आने वाली बारिश या फिर दिन भर की भूख और प्यास, मीरा ने सब कुछ सहा, लेकिन वह वहां से नहीं हिली। उसकी इस पागलपन जैसी जिद को देखकर वहां के सारे गार्ड भी पूरी तरह परेशान हो गए और आखिरकार हार मानकर यह बात कंपनी के सिक्योरिटी हेड तक पहुंची। सिक्योरिटी हेड ने इस अजीब मामले को विक्रमादित्य चौहान के पर्सनल सेक्रेटरी तक पहुंचाया और जब विक्रमादित्य चौहान ने अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर यह सुना कि एक साधारण सी लड़की पूरे 1 हफ्ते से बाहर गेट पर खड़ी है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने तुरंत गुस्से में आदेश दिया कि उसे अभी मेरे सामने अंदर बुलाओ। मैं भी तो देखूं कि किस हिम्मत से वह लड़की मेरा इतना कीमती वक्त खराब कर रही है। जब मीरा चौहान टावर्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर विक्रमादित्य चौहान के उस बेहद आलीशान और बड़े कैबिन में दाखिल हुई तो वहां की चकाचौंध और भव्यता देखकर भी उसकी आंखों में कोई डर या आश्चर्य नहीं था। वह उस कमरे की हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी मशीन की समस्या का बहुत ही गहराई से विश्लेषण कर रही हो। विक्रमादित्य चौहान ने अपनी भारी और घमंड भरी आवाज में उससे पूछा, "क्या चाहती हो तुम और क्यों मेरा इतना वक्त खराब कर रही हो?" मीरा ने बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका बांधे बहुत ही सीधे और साफ लफ्जों में कहा, "मुझे आपकी इस कंपनी में एक नौकरी चाहिए।" यह सुनकर विक्रमादित्य चौहान ठहाका मारकर जोर से हंस पड़े। "नौकरी चाहिए तुम्हें? अच्छा तो बताओ कौन सी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्री है तुम्हारे पास?" मीरा ने बिना एक पल झिझके सीधा जवाब दिया, "मैं कोई डिग्री वाली नहीं बल्कि 10वीं फेल हूँ।" यह सीधा जवाब सुनकर विक्रमादित्य चौहान का गुस्सा आग की तरह भड़क गया। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, 10वीं फेल? एक 10वीं फेल लड़की होकर तुम मेरी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मांगने आई हो? तुम्हारी यह बेवकूफी भरी हिम्मत कैसे हुई? इसी वक्त निकलो यहाँ से। लेकिन मीरा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसने बहुत ही दृढ़ और ऊंचे स्वर में कहा, "विक्रमादित्य साहब, मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दीजिए। अगर इन 3 महीनों में मैंने आपकी इस डूबती हुई कंपनी का पूरा नक्शा नहीं बदल दिया तो आप मुझे खुद अपने हाथों से जेल भिजवा दीजिएगा। मैं खुद जाकर पुलिस के सामने खड़ी होकर कहूंगी कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है।" यह बात सुनकर विक्रमादित्य चौहान पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। अपनी पूरी जिंदगी के इतने लंबे सफर में उन्होंने ऐसा दुस्साहस भरा प्रस्ताव किसी से कभी नहीं सुना था। एक बहुत ही साधारण और 10वीं फेल लड़की उनके अरबों के साम्राज्य का नक्शा बदलने की बात इतने विश्वास से कर रही थी और बदले में अपनी पूरी आजादी दांव पर लगाने को तैयार थी। उन्हें एक पल के लिए लगा कि यह लड़की या तो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है या फिर इसके भीतर सच में कुछ बहुत ही खास बात है। उन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में मीरा की आंखों में देखते हुए पूछा, "तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेली वो काम कर सकती हो जो मेरे लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले पढ़े लिखे मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं?" मीरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ
उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि विक्रमादित्य साहब, आपके सारे मैनेजर आपकी इस बड़ी कंपनी को अपनी ऊंची मंजिलों से सिर्फ ऊपर से देखते हैं और मैं उस कंपनी को नीचे सड़क से देखती हूँ। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी फैक्ट्री के गेट नंबर 3 से हर रोज कई हजार लीटर महंगा डीजल चोरी होता है, क्योंकि वहां खड़ा आपका गार्ड उन ट्रक ड्राइवरों से पूरी तरह मिला हुआ है। आपके कीमती मसालों के उस बड़े गोदाम में हर महीने लाखों रुपए का माल पानी में भीग कर बर्बाद होता है, क्योंकि उस गोदाम की छत पिछले 1 साल से टूटी हुई है और आपके किसी मैनेजर को उसकी कोई परवाह नहीं है। आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली और मशहूर चाय अब बाजार में इसलिए बिल्कुल नहीं बिक रही क्योंकि आपके प्रतियोगी उससे बहुत कम दाम में और बेहतर क्वालिटी की चाय बेच रहे हैं, और आपके किसी भी डिग्री वाले मैनेजर ने यह कड़वा सच आज तक आपको नहीं बताया, क्योंकि वह सब सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। मीरा यह सब बिना रुके एक ही सांस में बोलती चली गई। उसकी ये बातें इतनी सटीक, गहरी और सच्ची थी कि विक्रमादित्य चौहान अपनी कुर्सी पर सुन्न रह गए। यह बिल्कुल वही अंदर की बातें थी जो उन तक आज तक कभी नहीं पहुंची थी। उन्हें उस साधारण सी लड़की की आंखों में एक बहुत ही तेज आग नजर आई। यह बिल्कुल वही जुनून था जिसकी तलाश उन्हें अपनी कंपनी के लिए बरसों से थी। शायद उन्हें उस पल अपने जवानी के वो पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने भी बिना किसी बड़ी डिग्री के सिर्फ अपने जुनून और पागलपन के दम पर इस कारोबार की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके पूरे बोर्ड और सारे मैनेजरों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, ठीक है लड़की, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पूरे 3 महीने का वक्त देता हूँ। इस दौरान तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए महीना होगी। तुम्हें मेरी कंपनी में कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा और ना ही कोई वातानुकूलित कैबिन मिलेगा। तुम यहाँ सिर्फ एक आम ऑब्जर्वर होगी। तुम मेरी कंपनी में कहीं भी आ जा सकती हो, किसी भी कर्मचारी से सवाल कर सकती हो, लेकिन याद रखना मेरी शर्त बिल्कुल वही रहेगी। अगर इन 3 महीनों में तुमने कुछ भी ऐसा करके नहीं दिखाया जिससे मेरी इस कंपनी को कोई असली फायदा हो, तो मैं तुम्हें बिना सोचे सच में जेल भिजवा दूंगा। मीरा के उस थके हुए चेहरे पर अचानक एक बहुत ही सुकून और आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई और उसने बहुत ही सम्मान से कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है साहब। मीरा ने जब चौहान ग्रुप के भीतर अपनी नौकरी की पहली सुबह बिताई तो उसे बहुत ही साफ महसूस हुआ कि यहाँ बाहर की उस झूठी चमक दमक के पीछे कितना भारी सन्नाटा और एक अजीब सी सड़न छिपी हुई है। ऑफिस की उस चौथी मंजिल पर सफेद इटालियन मार्बल के बीच घूमते हुए वो महंगे सूट वाले मैनेजर एक दूसरे से मुस्कुराकर हाथ तो मिलाते थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी आंखों में अपनी नौकरी जाने का डर और एक झिझक साफ झलकती थी। वो सब ऐसे चलते थे जैसे वे किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हों, बल्कि किसी अदृश्य कैद में अपनी बची कुची सांसें ले रहे हों। वहीं दूसरी तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बनी उस बड़ी फैक्ट्री में बेचारे मजदूर दिन भर उड़ती धूल, बहते पसीने और मशीनों के भारी शोर के बीच टूटी फूटी और पुरानी मशीनों से लगातार जूझ रहे थे। उन मजदूरों के सांवले चेहरों पर काम की थकान और अपनी लाचारी का बोझ बहुत ही साफ दिखता था। मीरा ने अपने दिमाग में सबसे पहले यह फैसला किया कि उसे अपने इन 3 महीनों की शुरुआत यहीं से, यानी इस जमीन से करनी होगी, क्योंकि वो मानती थी कि किसी भी बड़े साम्राज्य की असली ताकत हमेशा उसकी नींव होती है, और चौहान ग्रुप की नींव कोई और नहीं बल्कि यही फैक्ट्री और इसके मजदूर थे। उसने अपने उसी सादे लिबास में उन पसीने से लथपथ मजदूरों के बीच जमीन पर बैठना शुरू कर दिया। उसने उनके साथ उनके कप में चाय पी और उनकी जिंदगी की तमाम तकलीफें सुनी। उसने अपनी तेज नजर से यह पाया कि उन मशीनों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हर 1 घंटे काम करने के बाद अगले आधा घंटे के लिए खराबी के कारण पूरा प्रोडक्शन रोकना पड़ता है। लेकिन ऊपर बैठे मैनेजरों की फाइनल रिपोर्ट में यह सब कुछ बिल्कुल सही बताया जाता है। ऐसा इसलिए होता था ताकि ऊपर से गड़बड़ी का सारा इल्जाम उन मैनेजरों पर ना आ जाए। कुछ पुराने मजदूरों ने मीरा को बहुत ही डरते डरते बताया कि पिछले कई सालों से फैक्ट्री के लिए कोई भी नई मशीनें खरीदी ही नहीं गई हैं, जबकि अकाउंट के कागज बताते हैं कि मशीन का पैसा हर साल कंपनी के बजट में बकायदा दिखाया जाता है। इसका सीधा मतलब था कि बीच में कोई बहुत ही भारी गड़बड़ है और कोई सारा पैसा खा रहा है। मीरा ने अपनी उसी तेज नजर से यह भी देखा कि गेट पर खड़े गार्ड बाहर जाने वाले ट्रकों की चेकिंग सिर्फ नाम के लिए करते थे। वो बस ट्रक के पीछे एक नजर डालते और उसे जाने देते। एक दिन उसने खुद छुपकर अपनी आंखों से यह देखा कि 2 बड़े ट्रक पूरे लदे हुए फैक्ट्री से बाहर जा रहे थे और वहां खड़े गार्ड ने बिना अपने रजिस्टर में उनका नंबर और नाम लिखे उन्हें चुपचाप वहां से जाने दिया। जब मीरा ने उन ट्रकों के ड्राइवरों से जाकर बात करने की कोशिश की
तो वे पूरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। उसकी तेज समझ में यह पूरी तरह आ गया कि यह जो चोरी हो रही है वह बहुत ही संगठित और बड़े तरीके से हो रही है। यह सिर्फ एक छोटे से गार्ड और किसी ट्रक ड्राइवर की मामूली चालाकी नहीं है, बल्कि इसमें कंपनी के अंदर बैठे कई बड़े लोगों की पूरी मिलीभगत है। मीरा का अगला सबसे जरूरी कदम था असली मार्केट में जाकर वहां की असली तस्वीर देखना। वह एक आम ग्राहक बनकर भीड़ भाड़ वाले बाजार में गई, जहां छोटे छोटे किराना के कई दुकानदार अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। उसने उन दुकानदारों से बहुत ही मासूमियत से पूछा कि वे अपनी दुकान पर चौहान ग्रुप की मशहूर चाय क्यों नहीं रखते। एक पुराने दुकानदार ने उसकी बात पर हंसकर कहा, मैडम आजकल कौन खरीदेगा इसे? एक तो यह पैकेट बहुत महंगा है और ऊपर से उसके अंदर जो चाय है उसका स्वाद भी अब बहुत पुराना और फीका हो चुका है। लोग अब कम दाम में ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की चीजें चाहते हैं। आजकल नया ब्रांड पूरे बाजार में छा गया है, उसका स्वाद भी कड़क है और उसे बेचने में हम दुकानदारों का मुनाफा भी ज्यादा है। मीरा ने उस दिन बाजार में कई अलग अलग दुकानदारों से लंबी बात की और सबने उसे घुमा फिराकर लगभग यही एक ही जवाब दिया। उसने बाजार से उन सारे नए ब्रांड के एक एक पैकेट खरीदे और घर जाकर रात भर बैठकर अपनी कंपनी की चाय के साथ उनकी पूरी तुलना की। सच में चौहान ग्रुप की चाय का जो पुराना स्वाद था वह अब बिल्कुल फीका और बेकार पड़ चुका था, जबकि जो नए ब्रांड आए थे वो ज्यादा सस्ते और स्वाद में कड़क थे। उसे यह बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि कंपनी की यह असली लड़ाई अब सिर्फ पुराने नाम के भरोसे बिल्कुल नहीं लड़ी जा सकती। प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह सुधारना और उसकी कीमत को बाजार के हिसाब से कम करना ही कंपनी को बचाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन यह सब बातें सोचना और कहना जितना आसान था, उस भारी भरकम कंपनी के अंदर इसे करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उस कंपनी के बड़े बोर्ड रूम में बैठे वो सूट वाले लोग हर चीज को सिर्फ कागजों के आंकड़ों और कंप्यूटर के ग्राफ में देखने के आदी थे। मीरा जब पहली बार उस बड़े से बोर्ड मीटिंग रूम में गई तो वहां मौजूद बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसरों ने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। किसी ने बहुत ही नीची आवाज में ताना मारा, ये कौन आ गई? बिल्कुल किसी चपरासी की तरह कपड़े पहनकर आई है और हमारे साथ मीटिंग में बैठ गई। किसी ने उसकी बात पर धीरे से हंसी उड़ाई, लेकिन मीटिंग के बीच में विक्रमादित्य चौहान ने सबको हाथ से रोकते हुए कहा, आप सब शांत रहें, ये हमारी नई ऑब्जर्वर है, यह जो चाहे यहाँ कह सकती है। और फिर मीरा ने बिना किसी झिझक के सबके सामने अपनी बात रखी। उसने डीजल की चोरी, मशीनों की वो खराब हालत और चाय के बिगड़ते स्वाद की असली हकीकत उन सबके मुंह पर रख दी। लेकिन वहां बैठे ज्यादातर अफसरों ने उसकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। एक मैनेजर ने बहुत ही गुरूर से कहा, यह सब तो बहुत ही छोटा मोटा मामला है, इन छोटी बातों से इतनी बड़ी कंपनी का भविष्य तय नहीं होता। दूसरे ने कहा, हमारे पास अपने ब्रांड की इतनी बड़ी और पुरानी पहचान है, लोग हमारी पहचान देखकर हमेशा हमारा ही सामान खरीदेंगे। और एक सबसे सीनियर मैनेजर ने तो विक्रमादित्य चौहान की तरफ देखकर सीधे कह दिया, साहब आप इस मामूली लड़की को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? यह लड़की कोई प्रोफेशनल बिजनेस वुमन नहीं है, इसके पास बिजनेस की कोई डिग्री नहीं है, यह हमारी बातें क्या समझेगी? मीरा ने अपने अंदर उठते हुए पूरे गुस्से को काबू में रखते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, साहब मेरे पास आपकी तरह कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास आंखें हैं और याद रखिएगा कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। यह कड़वा सच सुनकर वो पूरा बड़ा कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने उस बड़ी कंपनी में काम करने का अपना एक बिल्कुल नया तरीका ढूंढ लिया। उसने मन ही मन यह तय किया कि वह अब किसी भी समस्या पर सिर्फ लंबी बात नहीं करेगी, बल्कि उसका एक छोटा सा और पक्का हल निकालकर उन्हें खुद दिखाएगी। उसने फैक्ट्री के उन सभी मजदूरों के साथ मिलकर वहां पड़ी मशीनों की बेसिक और जरूरी मरम्मत शुरू करवाई। फैक्ट्री के पीछे पड़े पुराने कबाड़ से अच्छे पार्ट्स निकालकर उसने बंद पड़ी मशीनें फिर से चालू कर दी। सालों बाद उन मजदूरों को पहली बार ऐसा लगा कि कोई इंसान सच में उनकी बात सुन रहा है। उनके थके हुए चेहरों और उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास लौटने लगा। चोरी को पूरी तरह रोकने के लिए मीरा ने सभी गार्डों की रात की ड्यूटी तुरंत बदलवाने का नया सुझाव दिया। और सिर्फ सुझाव ही नहीं दिया, बल्कि खुद कई रातों तक अपनी नींद खराब करके फैक्ट्री के उस अंधेरे गेट पर छुपकर बैठ गई और पूरी निगरानी की। और उसी की मेहनत से एक रात उसने रंगे हाथों 2 ट्रक ड्राइवरों और गार्ड को माल चुराते हुए पकड़ लिया। और जब अगली सुबह यह सारा मामला सबूतों के साथ विक्रमादित्य चौहान के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपने पूरे गुस्से में आकर तुरंत उस विभाग के जिम्मेदार मैनेजर को नौकरी से निकाल बाहर किया। यह चौहान ग्रुप के इतने लंबे इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी इतने बड़े अधिकारी को एक साधारण सी लड़की की बात पर इतनी बड़ी सजा मिली थी।
इस एक घटना ने वहां काम करने वाले सभी मजदूरों और छोटे कर्मचारियों के बीच मीरा की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग टीम के साथ जाकर मीरा ने अपना एक नया और सीधा रिसर्च शुरू किया। उसने अपने सस्ते मोबाइल फोन से उन छोटे छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों के वीडियो इंटरव्यू शूट किए और उन्हें अगली बोर्ड मीटिंग में बड़ी स्क्रीन पर चलाया। जब वहां बैठे उन घमंडी अफसरों ने अपने ही आम ग्राहकों को कैमरे पर खुलेआम यह कहते सुना कि कंपनी का प्रोडक्ट अब किसी काम का नहीं है और बहुत महंगा है, तो उन सबके चेहरे शर्म से उतर गए। यह सब अपनी आंखों से देखकर विक्रमादित्य चौहान के भीतर भी एक बहुत ही गहरी हलचल हुई। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार यह लगा कि यह अनपढ़ लड़की सचमुच वह सब कुछ देख पा रही है जो उनके इतने पढ़े लिखे अफसरों की आंखों से हमेशा के लिए ओझल था। लेकिन मीरा के लिए यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। मीरा को उस ऑफिस में हर दिन नए नए ताने और भारी अपमान झेलने पड़े। कुछ मैनेजरों ने जानबूझकर उसकी जरूरी फाइलें वहां से गायब कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले बेचारे मजदूरों को डराया धमकाया गया कि वो उस लड़की से ज्यादा बात न करें। बात यहाँ तक पहुंच गई कि एक बार मीरा को उसकी मेज पर एक धमकी भरा खत मिला। उस खत में साफ साफ लिखा था कि बहुत जासूसी कर रही है तू, अपना चुपचाप काम कर वरना बाद में बहुत पछताएगी। लेकिन मीरा इन गीदड़ भभकियों से रुकी नहीं। उसने अपनी उस बीमार माँ की एक छोटी सी तस्वीर हमेशा अपने पास रखी थी और हर बार जब भी उसे थोड़ा सा डर लगता तो वह बस उस तस्वीर को देखती और खुद से कहती, मीरा तुझे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है। उसका वो पक्का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। अब धीरे धीरे मीरा की मेहनत के पक्के नतीजे सबके सामने आने लगे। मशीनों की उस मरम्मत से फैक्ट्री का प्रोडक्शन 15% तक बढ़ गया। उस रात की चोरी रुकने से कंपनी को हर महीने लाखों रुपयों की भारी बचत होने लगी। उदास रहने वाले मजदूरों के बीच एक बहुत ही नया जोश लौट आया और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वह यह था कि बाजार के वो छोटे छोटे दुकानदार अब फिर से चौहान ग्रुप की चाय अपनी दुकानों पर रखने लगे थे। क्योंकि मीरा के बहुत जोर देने पर कंपनी ने उस चाय का दाम थोड़ा घटाकर और उसका स्वाद पहले से काफी सुधार कर एक बिल्कुल नया पैकेट लॉन्च किया था। उस नए पैकेट का नाम मीरा ने ही रखा था, चौहान स्पेशल। और सच मानिए यह नया पैकेट बाजार में आते ही पूरी तरह छा गया। दुकानदारों ने कंपनी के लोगों से कहा कि अब लोग आकर फिर से इसी चाय को मांग रहे हैं। और ये सारा नजारा देखकर बोर्डरूम में बैठे वही सूट वाले अफसर जो कभी मीरा के कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, अब मीटिंग में बहुत चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे थे। विक्रमादित्य चौहान अब हर रात अपने बड़े ऑफिस में बहुत देर तक अकेले बैठकर सोचते थे। उन्हें अंदर ही अंदर यह लगने लगा था कि यह मामूली सी लड़की सिर्फ उनकी इस बड़ी कंपनी ही नहीं बल्कि उनके पूरे सोचने और काम करने के पुराने तरीके को हमेशा के लिए बदल रही है। लेकिन इस सच्चाई के साथ ही उनके भीतर उनका पुराना अहंकार भी मजबूती से खड़ा था। वे इस बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थे कि एक सिर्फ 10वीं फेल लड़की वह सब कुछ अपने दिमाग से कर सकती है जो उनके देश विदेश से पढ़े लिखे इतने महंगे मैनेजर आज तक नहीं कर पाए। उन 3 महीने की अवधि जैसे जैसे अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी वैसे वैसे चौहान ग्रुप की उस पूरी इमारत में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। लेकिन इस सबके बावजूद बोर्डरूम में बैठे उन बड़े अफसरों का पुराना गुरूर अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। 3 महीने खत्म होने के ठीक आखिरी हफ्ते में विक्रमादित्य चौहान ने खुद मीरा को अपने उस कैबिन में अकेले बुलाया और बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, देखो मीरा, जो भी ये छोटे मोटे सुधार तुमने अब तक किए हैं उससे कंपनी में थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन यह सब सुधार हमेशा के लिए नहीं है। कंपनी में असली बदलाव तो तभी माना जाएगा जब यह कंपनी लंबे समय तक भारी मुनाफा कमाएगी और वह मुनाफा तुम्हारी इन छोटी बातों से नहीं बल्कि बहुत बड़े फैसलों से होता है। मीरा ने उनकी बात सुनकर बहुत ही शालीनता से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल विक्रमादित्य साहब, आप सही कह रहे हैं और वही सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। मेरे पास इस कंपनी को बचाने का एक आखिरी और सबसे बड़ा प्लान है। उसने विक्रमादित्य चौहान को बहुत ही विस्तार से बताया कि इस पूरी कंपनी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह चाय या मशीन नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन का सिस्टम है। कंपनी के बड़े गोदामों में हमेशा करोड़ों रुपयों का नया माल पड़ा रहता है, लेकिन वह माल बाजार की दुकानों तक कभी समय पर नहीं पहुंचता। हमारे अपने ड्राइवर और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर आपस में पूरी तरह मिले हुए हैं। वो रिश्वत लेकर जानबूझकर हमारे सामान की डिलीवरी को टालते रहते हैं और इसी देरी की वजह से बाजार में हमारे प्रतियोगियों को अपना माल बेचने का पूरा फायदा मिल जाता है। अगर हम डिलीवरी का यह पुराना सिस्टम पूरी तरह से बदल दें तो इस कंपनी का रुका हुआ खून फिर से बहुत तेज दौड़ने लगेगा। मीरा ने अपना प्लान रखते हुए कहा कि हमें फैक्ट्री से सीधे दुकानदार तक अपना एक सीधा नेटवर्क बनाना होगा। उसने सुझाव दिया कि बीच के उन सारे बेईमान लोगों को पूरी तरह हटाकर हमें सीधे छोटे और नए ट्रांसपोर्टर से अपनी डील करनी चाहिए।
अपनी बात को साबित करने के लिए मीरा ने किसी बड़ी टेक कंपनी को लाखों रुपए देने के बजाय पास के ही एक साधारण कॉलेज के कुछ होनहार नौजवान छात्रों को बुलाया और उनके साथ दिन रात बैठकर एक बहुत ही कमाल का मोबाइल ऐप डिजाइन करवाया। इस ऐप की खासियत यह थी कि इसमें माल ले जाने वाले हर ट्रक की लाइव लोकेशन और हर छोटी बड़ी दुकान का सीधा ऑर्डर उसी वक्त स्क्रीन पर दिखता था। उन छात्रों के लिए यह बस एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट था, लेकिन उनकी दिन रात की मेहनत और मीरा की पक्की लगन से यह नया सिस्टम सिर्फ कुछ ही दिनों में बनकर चालू हो गया। और जब अगले हफ्ते यह नया सिस्टम असली बाजार में चला तो इसके परिणाम इतने चौंकाने वाले थे कि सब हैरान रह गए। पहले जहां कंपनी का सामान छोटी दुकानों तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब वही ताजा सामान बहुत ही जल्दी और समय पर पहुंचने लगा। माल समय पर मिलने से बाजार के दुकानदार बहुत खुश हुए। चौहान स्पेशल चाय की बिक्री रातों रात दोगुनी हो गई और कंपनी का रुका हुआ मुनाफा तेजी से सुधरने लगा। जब अगले दिन यह शानदार रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग में सबके सामने पेश हुई तो सारे पढ़े लिखे मैनेजर अपनी जगह पर दंग रह गए। विक्रमादित्य चौहान की आंखों में भी उस रिपोर्ट को देखकर एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उनका वो पुराना अहंकार अब भी उनके और मीरा के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था। उन्होंने उस रिपोर्ट को मेज पर रखते हुए बहुत ही कठोर स्वर में मीरा से कहा, ठीक है मीरा, तुमने इन 3 महीनों में अपनी हैसियत से बढ़कर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम अपने दिमाग में यह बिल्कुल मत समझना कि तुमने अकेली ने मेरी इतनी बड़ी कंपनी को बदल दिया है। मीरा ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिया, विक्रमादित्य साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कौन होती हूँ इतनी बड़ी कंपनी को बदलने वाली, लेकिन मैंने अपना वो वादा निभा दिया है जो मैंने 3 महीने पहले आपसे किया था। मैंने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी में इंसान की डिग्री या उसका पद नहीं, बल्कि उसकी साफ नीयत और उसकी मेहनत ही सबसे बड़ा फर्क लाती है। आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे 3 महीने का मौका दिया था और आज आपकी यह डूबती हुई कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी है। अब यह सिर्फ आपका फैसला है कि आप मुझे अपने वादे के मुताबिक बाहर निकाल देंगे या मेरे काम को देखकर मुझे आगे बढ़ने देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद उस रात विक्रमादित्य चौहान बहुत देर तक अकेले अपने अंधेरे कैबिन में चुपचाप बैठे रहे। उन्हें खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखकर अपने वो पुराने दिन शिद्दत से याद आने लगे, जब उन्होंने भी बिना किसी बड़ी कॉलेज की डिग्री के सिर्फ अपनी जिद, पसीने और मेहनत से इस चौहान ग्रुप की नींव रखी थी। उस रात उन्हें बहुत गहराई से यह महसूस हुआ कि उनके जवानी के दिनों की वही पुरानी जिद आज इस लड़की मीरा के अंदर पूरी तरह जिंदा है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिस झूठे अहंकार से उन्होंने पिछले कुछ सालों से खुद को बांध रखा था, वही अहंकार उनकी बनाई इस कंपनी को तेजी से डूबा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अचानक कंपनी के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया और उस बड़े मंच पर खड़े होकर उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में कहा, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों की काबिलियत को सिर्फ उनकी डिग्री से तोला, लेकिन आज इस लड़की मीरा ने मुझे यह साबित कर दिया है कि एक इंसान की असली डिग्री उसकी मेहनत, उसकी नीयत और उसकी ईमानदारी होती है। मीरा ने आज मुझे मेरी ही कंपनी का एक बहुत ही साफ आईना दिखाया है और आज से इस चौहान ग्रुप में हर उस इंसान को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा जिसमें काम करने की सच्ची आग होगी, चाहे उसके पास कोई बड़ी डिग्री हो या ना हो। विक्रमादित्य चौहान का यह ऐलान सुनकर वो पूरा हॉल जोरदार तालियों की आवाज से गूंज उठा। मीरा की आंखों में उस दिन पहली बार जीत के आंसू थे। उसी हफ्ते मीरा की मां का वो बड़ा दिल का ऑपरेशन भी शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में हुआ और चौहान ग्रुप ने उनके इलाज का सारा भारी खर्च उठाया। जब मां पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटी तो उन्होंने अपनी बेटी मीरा को बहुत ही मजबूती से अपने गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तूने आज यह साबित कर दिया कि किताबी पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंसान की हिम्मत और उसकी सच्चाई काम आती है। यह सुनकर मीरा अपने आंसू रोक नहीं पाई। विक्रमादित्य चौहान ने मीरा को उस दिन कंपनी का अपना सबसे खास और परमानेंट सलाहकार घोषित किया। पूरे 3 महीने पहले जो एक साधारण सी लड़की उसी कंपनी के गेट पर गार्ड के हाथों अपमानित होकर खड़ी थी, आज वही लड़की उसी शानदार इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पूरे सम्मान के साथ खड़ी थी। मीरा की यह कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता नहीं है, बल्कि यह कहानी हमें यह बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि इंसान की असली काबिलियत कभी किसी कागज की डिग्री की मोहताज नहीं होती। जब जिंदगी के हालात मुश्किल हों और सामने सारे रास्ते बंद नजर आए, तभी एक इंसान का असली जज्बा दुनिया के सामने आता है। अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।